जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता एम्पायर के 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उसको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। देन वी विल मूव टू अनदर चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द 101 क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ मॉकरी वॉज। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं मॉकरी की कैपिटल उस टाइम पे क्या थी। मॉकरी कौन थे? मॉकरी जो थे दे वर द फ्यूड्स थे। किसके फ्यूड्स थे? गुप्तास के फ्यूड्स थे। और मैंने आपको बताया था कि गुप्ता टाइम पे जो फ्यूडल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो फ्यूडेटरीज बहुत हो गए थे, छोटे छोटे फ्यूडेटरीज हर जगह थे। और बाद में यही फ्यूडेटरीज जो थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने अपने इस्टेब्लिश किए थे। तो इसी तरीके का एक जो मॉकरीज थे वो कौन थे? देवर द फ्यूड्स ऑफ गुप्ताज। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी कन्नौज। देख लेते हैं। मॉकरी वर द फ्यूड ऑफ गुप्ताज हु वर बेसिकली फ्रॉम गया। तो बेसिकली ये लोग गया से थे, बिहार से। द रूलर्स ऑफ मॉकरी डायनेस्टी मेड कन्नौज देयर कैपिटल। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा एंड वर द चीफ रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, तो मॉकरीज के जो डायनेस्टिक रूलर्स के नाम होंगे, एक चीज़ आप याद रखिएगा, उनके पीछे वर्मा लिखा होगा। ठीक है, तो इससे भी आप थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मॉकरी रूलर्स जो थे उनके पीछे जो सरनेम यूज़ किया गया है वो वर्मा सरनेम यूज़ किया गया है। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल वॉज कन्नौज। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ हर्ष इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ। तो आउट ऑफ दीज हरिसेन, कालिदास, कल्लण, हर्ष के टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी बुक में है? ठीक है, देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द हर्षा इज़ रिलीव फ्रॉम हर्षचरित, जिसको बाण भट्ट जी ने लिखा था, जो कि हर्ष के कोर्ट पोएट थे। हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राजतरंगिणी में भी लिखी हुई है, जो कि किसने लिखी थी? कल्लण ने। ठीक है, तो आप जब बाद में मिसलेनियस पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ हम बुक्स और राइटर्स भी पढ़ेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जैसे राजतरंगिणी जो थी वो किसने लिखी हुई है? कल्लण ने। और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिलती है। ऑल दो ऑप्शन में बाण भट्ट नहीं थे, तो अदरवाइज़ बाण भट्ट होते। तो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी, और इसी में कुछ इन्फॉर्मेशन हर्ष के बारे में अवेलेबल है। इसके अलावा कालिदास और हरिसेन के द्वारा लिखी हुई बुक्स में हर्ष के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द हर्षचरित? ओके, और हु वॉज द राइटर ऑफ हर्षचरित? तो अभी जस्ट हमने देखा हर्षचरित के राइटर कौन थे? बाण भट्ट। ही वॉज एन एमिनेंट ऑथर। ही कंपोज द टेक्स्ट हर्षचरित। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो हर्ष कौन थे? हर्षवर्धन पूरा इनका नाम था। तो दिस वॉज द मेन सोर्स ऑफ वर्धन डायनेस्टी। इट इज़ फेबल इन विच द ऑथर प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी रूलर एंड बायोग्राफीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो उनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स रहे हैं किसके? बाण भट्ट जी के, उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उनके एंसेस्टर्स की बायोग्राफीज भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर वॉज। तो हर्ष के एम्पायर की क्या कैपिटल थी? कन्नौज थी। अभी हमने ऊपर देखा मॉकरीज की थी, कन्नौज की थी। क्या स्टोरी बन रही है यहाँ से देखते हैं। चाइनीज सोर्सेज ये बोलते हैं कि हर्ष और राजश्री दे रूल्ड टुगेदर ओवर कन्नौज। ठीक है, बाद में हर्ष ने अपनी कैपिटल जो थी वो कन्नौज शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम थानेसर। तो थानेसर रीजन से इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? कन्नौज शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि राजश्री जो इनकी बहन थी उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में मदद मिल पाए, इसलिए हर्षचरित ने अपनी कैपिटल को भी कन्नौज में शिफ्ट कर लिया था। कन्नौज एक सूटेबल प्लेस था, क्योंकि कन्नौज क्या था? कन्नौज आपका ऑन द मिडिल ग्राउंड आ जा रहा है, तो वहाँ से जो है ये रूल करना थोड़ा ज़्यादा इजी था। थानेसर एक साइड था। ठीक है, तो वहाँ बैठ के उधर अपनी कैपिटल बना के और फिर राजश्री को हेल्प करना टू रूल ओवर द रीजन, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। तो दो कैपिटल्स आपको हर्ष के टाइम की याद रखनी है, एक तो थानेसर जो उनकी ओरिजिनल कैपिटल थी, देन ड्यू टू his sister Rajashri he shifted his capital to Kannauj. Emperor Harsha has shifted his capital from Thanesar. अभी हमने इसके बारे में बहुत बात कर ली है, so I'm not going to take it again. Next is Harshvardhan organized two great religious conventions. तो हर्ष ने दो religious conventions organize की थी, कहाँ कहाँ की थी? ठीक है, देखते हैं।
इन्होंने की थी कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पर की थी? कन्नौज में और प्रयाग में। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? प्रयाग और थानेश्वर। थानेश्वर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट थानेश्वर के साथ कन्नौज कहीं नहीं दिया हुआ है। थानेश्वर एंड वल्लभी, वल्लभी एंड प्रयाग, तो कन्नौज और प्रयाग में इन्होंने दी थी। हर्ष हेल्ड अ मैसिव काउंसिल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड सेक्ट्स इन कन्नौज टू प्रूव द एक्सीलेंस of Mauryan over other religions. Sorry, Mauryans नहीं, Mahayans over other religions. According to Chinese evidence, rulers of 20 countries, along with their eminent Brahmins, Shamars, courtiers, etc., arrived there. तो 20 कंट्रीज से ज़्यादा लोगों के जो रूलर्स थे, उनके ब्राह्मण्स वगैरह थे, जो भी उनके एसोसिएट्स थे, वो इसमें आए थे। एंड दिस मीटिंग वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय हुएनसांग, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस मीटिंग के? हुएनसांग थे। A function used to be held at संगम region of प्रयाग every 5th year of हर्षाज रूल। इसके अलावा जो संगम रीजन है प्रयाग में, वहाँ पे भी हर्ष के हर 5वें साल रूल के हर 5वें साल में एक फंक्शन होता था, जिसको महामोक्ष काउंसिल भी बोला गया था। और हुएनसांग ने खुद 6th फंक्शन अटेंड किया था, विच वॉज अटेंडेड बाय 18 रूलर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, ठीक है। तो अभी ही सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती हैं और अभी ही बाहर से डेलीगेट्स नहीं आते हैं। इन दैट पीरियड टू काउंसिल्स होते थे, मीटिंग्स होते थे, और जो फॉरेन डेलीगेट्स होते थे वो उस टाइम पे भी आते थे अलॉन्ग विद द अदर मेंबर्स ऑफ द कंट्री और द अदर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएटेड, जो भी वो हेड कर रहे हैं काउंसिल। जैसे ये रिलीजियस काउंसिल थी तो दे ब्राह्मण्स एंड ऑल यूज टू कम। अभी जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन रिलेशंस पे हो रहा है, सो आर फॉरेन मिनिस्टर्स यूज टू गो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी डेलीगेट्स जो थे they used to visit other countries for geopolitical relationships. The place in UP where Harshvardhan organized the Buddh Mega Convention was, तो बुद्ध मेगा कन्वेंशन जो ये महामोक्ष काउंसिल हमने देखी, ये कहाँ होती थी? प्रयाग में होती थी। Emperor Harsha's southward march was stopped on Narmada River. Important question है। हर्ष जब साउथवर्ड आ रहे थे to annex the states, तो उनकी जो वो मार्च थी, इट वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा वैली। इसको रोक दिया गया था नर्मदा रिवर पे। किसके द्वारा? तो ये रोका गया था पुलकेशिन II के द्वारा, ठीक है। तो हर्ष की जो साउथवर्ड मार्च थी उसको पुलकेशिन II के द्वारा रोका गया था, जो कि कौन थे? एक चालुक्यन रूलर थे, और इन्होंने हर्ष को डिफीट किया था। इस इंसिडेंट का मेंशन का आपको कहाँ मिलेगा? ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड इसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन हुएनसांग ने भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन। तो सेम आ गया, आपको याद रखना है किसने किया था? पुलकेशिन II ने किया था। कहाँ पर? नर्मदा रिवर। एंड टू विच डायनेस्टी डज पुलकेशिन बिलोंग? ही बिलोंग टू चालुक्यन डायनेस्टी। अब ये पूछ रहे हैं कौन से ईयर में किया था, तो ये 618 618 AD में किया था, ठीक है। 618 AD में किया था। 4 इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या? हर्ष साउथवर्ड मूव कर रहे थे, नर्मदा नदी पे उनको रोका गया। किसके द्वारा? पुलकेशिन II के द्वारा। ही वॉज अ चालुक्यन रूलर। विच ईयर? 618 AD। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द ऐहोल इंस्क्रिप्शन एज वेल एज फ्रॉम सम डिस्क्रिप्शन ऑफ हुएनसांग। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है, एक बार ये भी देख लेते हैं। हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा बाय द चालुक्यन किंग पुलकेशिन II, who ruled over a great part of modern Karnataka and Maharashtra with its capital at Badami। तो चालुक्यंस की कैपिटल क्या थी? ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में रूल करते थे। इनकी कैपिटल थी बादामी इन द मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अकॉर्डिंग टू अल्टेकर, द बैटल बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशिन was fought sometime between 630 to 634 AD. The first reason in support of this battle, this date is different from the answer. Let's see. The first reason in the support of this battle is the result between the Battle of Vallabhi, which cannot be said to be fought before 630 AD. Okay. ये जो डेट है इसके सपोर्ट में ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट रीज़न इन सपोर्ट ऑफ दिस डेट इज़ कि ये जो बैटल है इज़ अ रिजल्ट बिटवीन बैटल ऑफ वल्लभी, ठीक है, विच इट सेल्फ कैन नॉट बी सेट टू बी फॉट बिफोर 630 AD। इसके अलावा पुलकेशिन्स लोहनारा इंस्क्रिप्शन ऑफ 630 AD
विच मैंशंस द नेम ऑफ हिज डिफीटेड एनिमीज डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ हर्षा। अच्छा, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि एक और पुलकेशन का एक और इंस्क्रिप्शन है 630 AD में, उस इंस्क्रिप्शन को स्थापित किया गया था। उसमें जो पुलकेशन के द्वारा जो डिफीटेड एनिमीज थे या रूलर्स थे उनके नाम मेंशन है, और उसमें हर्षा का कोई नाम नहीं है। लेकिन ऐहोल का इंस्क्रिप्शन जो है, जो 634 AD का है, उसमें इस बैटल के बारे में बताया गया है। तो ये इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो करेक्ट टाइमिंग है वो 630 टू 634 AD हो सकती है। सो द नियरेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो 634 हो सकता है। अप्रैल 2016 में कुछ रिसर्चर्स जो कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थे, उन्होंने क्लेम किया कि जो पुलकेशन का जो ट्रायम्फ था ओवर हर्षा उसको 618 पे फिक्स करते हैं। वाई? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन वॉज बेस्ड ऑन रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन, ये जो 618 पे फिक्स करने का रीज़न था वो कहाँ से आता है? वो आता है, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है पुलकेशन 2 की, वहाँ से ये मेंशन किया, उसमें ये मेंशन था कि 618 है। तो ये सारा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ अभी जो नई रिसर्च है उसकी वजह से हुआ। उससे पहले 630 634 AD के लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस थे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि झारखंड प्रोविंशियल सर्विस कमीशन ने एक्सेप्ट किया आंसर बी को एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, गुप्तास के डिक्लाइन का फेज, हर्षवर्धन के राइज का फेज। ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स फॉर होल्डिंग पावर इन द नदर्न इंडिया। अब इसके बीच में क्या हुआ, एक पीरियड आया जहाँ पे अलग अलग फ्यूडेटरीज जो थे वो अपने अपने किंगडम्स बनाए। तो द क्वेश्चन हियर इज़ कि देखिए, अभी हमने जो पुराने किंगडम्स पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में, ऑलमोस्ट दिस वुड बी द लास्ट किंगडम, इस जो मेजर किंगडम होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो एम्पायर सेटअप हुआ, मौर्यन एम्पायर में भी कुछ डिनेस्टीज़ आई, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा जो डिनेस्टी सेटअप हुई वो थी मौर्यन डिनेस्टी। ठीक है, मगध एम्पायर में मौर्यन डिनेस्टी थी। मौर्यन डिनेस्टी के डिक्लाइन के बाद फिर कुछ छोटी छोटी डिनेस्टीज़ आई, और उसके बाद एंशिएंट इंडिया में एक बड़ी डिनेस्टी फिर से सामने आती है जिसको सेंट्रलाइज बोला गया, दैट वाज गुप्ता डिनेस्टी अगेन। उसके बाद गुप्तास का डिक्लाइन होता है। ये देखिए, बोलने में इजी लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल का पीरियड है, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, सेंचुरीज भी हुई हैं। तो उसके बाद जो आया है पीरियड, वो फिर बीच में कुछ दिन फ्यूडेटरीज का रूल रहा, अलग अलग एम्पायर्स, छोटे छोटे एम्पायर्स खड़े हुए, और उसके बाद फिर से जो एक बड़ा रूल आया वो आया हर्षा का रूल। ठीक है, या हर्षवर्धन का रूल। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये पूछ रहे हैं कि गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन और हर्ष के बढ़ने तक कौन कौन से किंगडम्स थे जो नदर्न इंडिया में पावर होल्ड कर रहे थे। ठीक है, देख लेते हैं। 6 ऑप्शंस दिए इन्होंने। द गुप्ताज ऑफ मगध, द परमार्स ऑफ मालवा, द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, द मॉकरीज ऑफ कन्नौज, द यादव्स ऑफ देवगिरी एंड द मैत्रक्स ऑफ वल्लभी। ठीक है, तो इनमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन से एम्पायर्स जो हैं वो नदर्न इंडिया में उन्होंने रूल किया है। देख लेते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है बी। बी इज़ 1 3 4 6, 1 3 4 एंड 6। ठीक है, तो गुप्ताज ऑफ मगध, देन थानेसर के पुष्यभूतिस, मॉकरीज ऑफ कन्नौज एंड मैत्रक्स ऑफ वल्लभी। ये जो 4 रूलर्स थे, इन्होंने नदर्न इंडिया में बेसिकली रूल किया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज, द लेटर गुप्ता सक्सीडेड एज द रूलर्स ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली 7th century. दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया इंक्लूडिंग मगध, जिसको हम बिहार अभी बोल रहे हैं, इसीलिए पहला सही हो जाता है। देन परमार्स ऑफ डायनेस्टी रूल द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द मालवा। तो परमार्स किस साइड थे? मालवा में थे। इसको इन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में डाला है बिटवीन 9th and 14th century। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं इन द अर्ली 7th century। सो बिफोर बीइंग कैप्चर्ड बाय दिल्ली सल्तनत रूलर्स, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, जो कि करंट डे हरियाणा है, दे रूल्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया ड्यूरिंग द 6th and 7th century AD, इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है।
Then the Maukries dynasty ruled over parts of Uttar Pradesh and Magad, including Kannauj. The dynasty ruled till around 606 AD, when it was reconquered by the later Guptas. इसलिए फोर्थ भी सही हो जाता है. देन यादव्स ऑफ देवगिरी, इन्होंने 1187 से अराउंड 1317 AD तक रूल किया वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में. एंड उसके बाद कौन बच रहा है, फिफ्थ भी गलत हो जाता है. देन मैट्रिक्स ऑफ वल्लभी रूल्ड द वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ करंट डे गुजरात. तो वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात वाला रीजन है. ड्यूरिंग दिस 5th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी AD. इसलिए स्टेटमेंट 6 सही हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट इज पोइट बाण वॉज द इनहेबिटेंट ऑफ, बाण मतलब बाण भट्ट, तो वो कहाँ के इनहेबिटेंट थे. ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज पृथ्वीकूट ऑन द बैंक ऑफ सोन इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ही वॉज फ्रॉम बिहार. बेसिकली अगर बिहार में भी देखें तो औरंगाबाद. तो पाटलिपुत्र भोज थानेश्वर में से नहीं थे. द नेम ऑफ हिज फादर एंड मदर वॉज चित्रभानु भानु and Rajdevi respectively. In whose reign or period the Chinese traveller Huansang visited India. So he visited during the Harsha period. हमने देखा था कि हर्षा ने जो काउंसिल सेल की थी उसको उसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो भी हुएनसांग के पास ही थी, जो उन्होंने कन्नौज में किया था. इसके अलावा जो हर 5वें साल में प्रयाग में काउंसिल होती थी उसको भी 6th काउंसिल को हुएनसांग ने अटेंड किया था. So arrival of Huansang was the important event of Harsha's period. His desire to visit the places related to Mahatma Buddha and study the Buddhist text which was available in India. He departed for India in 629 AD from Chang'an, the capital of Tang ruler. He wrote a book on his tour to India named Siyuki. तो ये important book है. ये किसने लिखी थी, हुएनसांग ने लिखी थी. और इसमें क्या है, अबाउट द टूर टू इंडिया, जहाँ जहाँ वो गए वो वहाँ की जैसी कंडीशंस थी वो सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है. नेक्स्ट, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल. सो ही वॉज हुएनसांग. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड. तो हुंडी वर्ड क्या था जो पोस्ट हर्षा पीरियड में यूज़ हुआ था, ये 2020 का क्वेश्चन है. सो हुंडी वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, an advisory issued by the king to his subordinates, a diary to be maintained for daily accounts, a bill of exchange, or an order of the feudal lord to his subordinates. तो जो पोस्ट हर्षा पीरियड का जो पीरियड है, हुंडी वॉज ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. RBI के हिसाब से अगर हम देखें तो हुंडी रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूज्ड इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ठीक है. Next, the famous Chinese pilgrim Fahian visited India during the reign of चंद्रगुप्त सेकंड. फाहियान किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के. हुएनसांग कब आए थे, हर्ष के टाइम पे. सो फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड 375 AD to 415 AD. द चाइनीज ट्रेवलर युआन चुआंग, जिनको हुएनसांग बोलते हैं, who visited India recorded the general conditions and culture of the India at that time. In this context, which of the following statement is or are correct? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हुएनसांग ने क्या अपने जो जनरल कंडीशंस बताई थी उसमें क्या लिखा था. कुछ उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं. द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेज, ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन were the instruments for determining the innocence or guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. तो जो ट्रेड्समैन थे उनको भी ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर दिया हुआ है बी एंड इट वाज आस्क्ड इन IAS प्री 2013. ठीक है, तो आंसर इज 2 and 3. ये बोल रहे हैं इम्यून था रॉबरी से, नहीं ऐसा नहीं था, वो खुद ही उनको ही वॉज रॉब्ड फ्यू टाइम्स. तो हुएनसांग जो है वो इंडिया में स्टे किया एंड विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस ऑफ द कंट्री. द रोड्स एंड रिवर्स वर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी. ही हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग हिज वॉयजेस एंड ट्रेवल्स. तो पहला तो हो जाता है गलत. दूसरा, पनिशमेंट जो था क्राइम के लिए वॉज हार्श ड्यूरिंग दैट टाइम. ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर, पॉइजन, ये किसी की इनोसेंस या गिल्ट डिसाइड करते थे.
फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हुएनसांग ये फैक्ट भी हाईलाइट होता है कि जो टैक्स था इट वॉज लिवाइड ऑन ट्रेड रूट्स, बैंक्स ऑफ रिवर्स, मतलब जो नदी के तट होते हैं वहाँ पे जहाँ से ट्रेड होता होगा वहाँ पे, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एटसेट्रा बाय द स्टेट कलेक्टेड एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। देयरफॉर बाकी दो स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाते हैं। हु सेंट हुएनसांग एज एन एमिसरी इन द कोर्ट ऑफ हर्षा, किसने भेजा था? तो भाई इनमें से तो नन ऑफ द अबव है, देखते हैं आगे। हुएनसांग एक कंटेम्प्रेरी थे ताई सुंग के। ताई सुंग हैड बैंड द फॉरेन टूर्स इन द वेस्ट फॉर हिज सिटीजन, बट हुएनसांग केम टू इंडिया बाय सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट के थ्रू आ गए थे, हालांकि ये कंटेम्प्रेरी जिनके थे उन्होंने किसी को भी आने से मना किया था, बट ही केम थ्रू द सिल्क रूट इन 629 AD। देन 13 साल के माइग्रेशन के बाद when he went back to China, the emperor welcomed him and appointed him as his spiritual advisor. On emperor's request, he composed his experiences in a record of western regions. ठीक है। Next is, during the Huensang tour in India, most famous city for the production of cotton clothes were, तो that was Mathura. तो हुएनसांग जो इंडिया है उन्होंने देखा कि भाई ही ट्रेवल्ड अलोंग, सो जो सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा था वो मथुरा में हो रहा था। इसके अलावा जो रीज़न था प्रॉस्पेरिटी का थानेसर का, वो उसका ट्रेड था। उज्जैनी, इसके साथ ही कन्नौज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस भी थे। नेक्स्ट, द टर्म कौशे हैज़ बीन यूज्ड फॉर, कौशे ये यूज़ हुआ था सिल्क के लिए। तो गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड में सिल्क को या रेशम को क्या बोला जाता था? कौशे बोला जाता था। चाइनीज़ ट्रेवलर हुएनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, सो ये दोनों कहाँ पढ़े? सॉरी, चाइनीज़ ट्रेवलर हुएनसांग कहाँ पढ़े थे? ही स्टडीड एट नालंदा। द ट्रेवलर फ्रॉम चाइना हुएनसांग अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षा पीरियड एंड वेंट टू नालंदा यूनिवर्सिटी इन 637 AD। आचार्य शीलभद्र जो थे वो वाइस चांसलर थे नालंदा के उस समय। इन्होंने योग शास्त्र सीखा था देयर ऑलमोस्ट 1.5 year। ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, द मेजर रीज़न बिहाइंड रिमेंबरिंग हुएनसांग इज़, तो वो था उनका जो कॉम्पोजिशन था सीयू की, ठीक है, जो उनकी जर्नी के बारे में था, और बहुत सारी एंशिएंट इंडिया की इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। भीनमाल विज़िट करने वाले जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे वो कौन थे? हुएनसांग। एंड ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो यही दी हुई है इसमें। नेक्स्ट इज द फेमस ट्रैवलॉग सीयू की, अगेन हुएनसांग। चाइनीज़ ट्रेवलर इत्सिंग वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार। अब इत्सिंग की बारी आ रही है। तो इत्सिंग जो थे वो बिहार आए थे कौन से ईयर में? सो ही केम इन, अगेन नन ऑफ द अबव। ऐसे ऑप्शंस क्यों डालते हैं ये? तो बुद्धिज़्म की रिलिक्स को देखने की जब उनकी डिज़ायर उठी तो वो गए, ही ट्रैवल्ड एंड विद हिज 37 एसोसिएट्स ही डिसाइडेड टू ट्रैवल द वेस्टर्न कंट्रीज 671 और 72 AD में। लेटर एसोसिएट लेफ्ट हिम और वो अकेले ही घूमते रहे इंडिया में फ्रॉम कैंटन सिटी। ही केम टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न सी रूट एंड रिटर्न टू चाइना इन 693-94। ठीक है, तो अराउंड 20-22 साल बाद वो वापस गए थे। चाइनीज़ राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ, तो इंडिया को यिंतू बोलते थे वो, ठीक है, या थ्यानतू, यिंतू और थ्यानतू, जिसका मतलब होता है वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था? तो मुस्लिम इन्वेजन के बाद ही डिस्ट्रॉय हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलर्स आते थे तिब्बत, चाइना, ग्रीस, पर्शिया से। इसको रैंसैक किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा एट द एंड ऑफ द 12th century। It can be seen as the coup de grace, the final blow to the decline of Buddhism in India। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार, अगेन बख्तियार खिलजी। मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री इन इंडिया इज़ नालंदा, जिसका अभी रिवाइवल भी चल रहा है, अब इसके बारे में पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नालंदा देखते हैं। द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार गोज बैक टू द डेज ऑफ बुद्ध एंड महावीरा इन द 6th century BC। हाउएवर एक्सकेवेशंस हैव नॉट रिवील्ड एनीथिंग टू सजेस्ट दैट द साइट वाज ऑक्यूपाइड बिफोर द गुप्ता पीरियड। ठीक है, क्योंकि बीच में भी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था। देन कुमार गुप्त वॉज द फर्स्ट टू डोनेट नालंदा मोनास्ट्री, बुद्ध गुप्त, तथागत एंड बालादित्य, इन्होंने भी
डोनेट किया था। कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में मेन बिजनेस सेंटर क्या बन गया था? कन्नौज। ठीक है, तो आप देखेंगे पाटलिपुत्र से धीरे धीरे इट शिफ्टेड टू कन्नौज। During the post-Gupta period, the business center was shifted from to Kannauj from Ujjain. During the Gupta period, the importance of Ujjain was increased as Chandragupta II made it second capital. During post-Gupta period, Harsh made Kannauj as the capital in place of Thaneshwar. Then, as Kannauj was situated on the bank of Ganga and Jamuna, तो यहाँ से बिजनेस जो था वो ज़्यादा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था ये तीनों पावर्स के लिए, जो कि थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। Next question is assertion reason. The main feature of the agrarian structure in the pre-Gupta period was the development of feudalism. Reason क्या है इसका? कि जो लैंड ओनर थे, मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं दोनों ही सही है। मेन फीचर जो था वो ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, क्योंकि जो लैंड ओनर मिडिल क्लास लोग थे और जो पीजेंट क्लास थी वो इस टाइम पे थोड़ी सी उभर के सामने आती है, एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। बताना इसमें से कौन कौन से फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया के पास एक इंडिया हैज़ अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो ये कब हुआ? शक कुषाण पीरियड के टाइम पे, और फिर राजपूत पीरियड के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गया। फ्यूडल सिस्टम इंडिया में जो था वो इंटीग्रल पार्ट रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, कुषाण राजपूत सल्तनत के टाइम पे और मुगल के टाइम पे। इनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी थी जो कि डिवाइड कर रही थी उनके एम्पायर को सेवरल पार्ट्स में। फ्यूडल्स पर रिलेटिवली इन अ वीक पोजीशन, क्योंकि वो ऑर्डर्स फॉलो करते थे किंग के सेंट्रल अथॉरिटी के। देन फ्यूडल्स हैव द राइट टू कलेक्ट द टैक्स एंड राइट टू गवर्न ऑल्सो। द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड स्लेव बिटवीन द किंग एंड फ्यूडल इज नॉट फाउंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इट वॉज यूरोप के जो फ्यूडल सिस्टम था उससे अलग था। इट ऑल्सो शोज इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, तो बाकी दो स्टेटमेंट सही है, हमने देखे अभी इसमें ऑप्शन में देख लिए। इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ये ठीक है। एंड क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चाइनीज पिलग्रिम फायान अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। ये हमने देखा था बुद्धिस्ट पीरियड जब हम पढ़ रहे थे। The Chinese pilgrim Huensang met Harsha and found him to be antagonistic to Buddhism. तो इनमें से एक भी ठीक नहीं है, सही नहीं है। Chinese pilgrim Fayan came to India during the reign of Chandragupta II, not during the fourth Buddhist Council of Kanishk. And 399 से 414 AD तक ये आए थे। Then Chinese pilgrim Huensang traveled to India from Chang'an. ये हमने देख लिया, तांग रूलर्स थे उस टाइम पे। Harsha had already leaned towards Buddhism before meeting the Huensang. उससे पहले he was leaned towards it, and he granted royal patronage to Mahayana, which was a branch of Buddhism, and he became a Buddhist also. ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इन अ ट्रैवल थ्रू इंडिया फायान हैज़ मैंशनड अ हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कहाँ पर लोकेटेड है? तो फायान ने जो हॉस्पिटल मेंशन किया है ये हॉस्पिटल लोकेटेड था पाटलिपुत्र में, विच वॉज एंडाउड बाय बेनेवलेंट सिटीजन्स। पुअर और हेल्पलेस पेशेंट्स जो थे उनकी दे वर टेकन केयर ऑफ बाय द डॉक्टर्स एंड दे वर गिवन फूड मेडिसिन ऑल्सो एज पर देयर वांट्स। Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was, so he was Sung Yun. Sung Yun came to India in 518 AD and collected the text of Buddha's preaching in his 3 years of stay. तो ये 3 साल ही रुके थे इंडिया में Sung Yun. Which of the following statement is not true for the शंकराचार्य? Not true बताना है आपको। So इन्होंने 4 रिलीजियस सेंटर्स अलग अलग पार्ट्स में बनवाए थे, सही है। He countered the spread of Buddhism and Jainism. Yes, he countered it. इन्होंने
दोबारा से रिवाइवल हिंदुज़म को करने की कोशिश की. देन ही प्रोपगेटेड वेदांता. येस. ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज. नो, दिस वॉज नॉट डन बाय हिम. शंकराचार्य को शंकर भी बोलते थे. ही वॉज बॉर्न इन कलादी इन केरला 8th सेंचुरी में. हिंदुज़म डिमिनिश हो रहा था ड्यू टू द अराइवल ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. Then it again rose to eminence with the emergence of Shankaracharya. He advocated the greatness of Vedanta. To study and compile the Vedas, he travelled all over India on foot. तो पैदल ही ये चलते थे. उनकी philosophy थी अद्वैत वेदांत की. The 4 religious center which he established were Sringeri in the Karnataka in south, Dwarka, Gujarat in west, Puri, Odisha in east, and Jyotirmat और जोशीमठ in the north. ठीक है, तो अभी जोशीमठ भी न्यूज़ में था, इसका नाम चेंज हुआ है, मतलब अगेन पुराना नाम रख दिया गया है. प्रयाग फाइंड मेंशन ओनली इन होली स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू. द वेदास एंड पुरानास वर देन नेम्ड एज प्रयाग और तीर्थराज. तो इनका नाम इन्होंने नहीं रखा, ऑलरेडी पहले से ही प्रयाग उसको बोला जाता था. आदिशंकर कहाँ से थे? अभी हमने देखा केरला से थे. 4 मोनास्ट्रीज भी हमने देख ली, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी. 4 धाम में इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो पुरी, द्वारका, मानसरोवर और रामेश्वरम. तो मानसरोवर नहीं है. बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम ये 4 धाम हैं. जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये लिटिल 4 धाम बोले जाते हैं जो उत्तराखंड में ही हैं. इसके अलावा 4 मोनास्ट्रीज हैं, केदारनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रवि कीर्ति, पुलकेशन सेकंड सही है. भवभूति, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज सही है. हरिसेन, हर्षा नहीं. हरिसेन वॉज द कंपाइलर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति और ये समुद्रगुप्त के टाइम पे थे. जबकि बाण भट्ट जो थे वो हर्ष के कोर्ट पोएट थे. बाकी दंडे ही वॉज ड्यूरिंग द नरसिम्हा वर्मन पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कोर्ट पोएट और किंग. अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त, कालिदास, समुद्रगुप्त. तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के थे. समुद्रगुप्त सॉरी कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे. उसके बाद और ये इनके नवरत्न में भी थे. उसके बाद हरिसेन लॉयल सेक्रेटरी थे समुद्रगुप्त के. और बाण भट्ट ही वॉज द पोर्ट लॉरिएट ऑफ हर्षवर्धन. ठीक है. एक बार फिर से देख लीजिए. अमीर खुसरो वॉज ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी पीरियड, सो ए इज फॉर. देन कालिदास वॉज ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड, चंद्रगुप्त सेकेंड, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्नास. हरिसेन वॉज ड्यूरिंग द समुद्रगुप्त पीरियड एंड बाण भट्ट वॉज ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड. देखिए हरिसेन और हर्षवर्धन में कन्फ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा. हरिसेन वॉज ड्यूरिंग समुद्रगुप्त एंड बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, ऑल्दो हुएनसांग विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षवर्धन. एक्चुअली आई हैव सीन पीपल सिनोनिमाइज, तो मतलब वो क्या करते हैं कि एच को देखते हैं, तो हर्षा, हरिसेन, हुएनसांग, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. आई एम नॉट सेइंग कि सब करते होंगे, बट आई हैव सीन व्हाट आई हैव सीन इज आई एम रेंडरिंग इट, कि आप ध्यान दीजिएगा इनमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है. हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, तो प्रयाग प्रशस्ति जो थी इट वॉज बिफोर दिस हर्षवर्धन पीरियड, सो इट वॉज ड्यूरिंग द समुद्रगुप्त पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. भोज वॉज द रूलर ऑफ धार, it is near Bhopal. Then Durgavati was the ruler of Gondwana, Rani Durgavati. Samudragupta was the ruler of Vidisha and Ashoka ruled over Ujjain. ठीक है. और इन अशोका when he ruled over Ujjain, so he was basically not the king. इनको इनके फादर ने जो कुमारों को अलग अलग जगह भेजा था, तो he was sent to Ujjain. ठीक है. तो बाद में when he became the ruler, so he became the ruler of the Magad Empire, the whole of Magad Empire. Next is with reference to the history of India, consider the following pairs: famous place and the present state. ठीक है. देखिए
यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। भीलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। तो इसमें से आपको सही बताना है, करेक्टली मैच्ड। भीलसा इज इन मध्य प्रदेश, इट इज़ करेक्टली मैच्ड। द्वार समुद्र इज नॉट इन महाराष्ट्र, देन गिरिनगर इज इन गुजरात एंड स्थानेश्वर इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्रम वॉज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी, जो कि जिसने रूल किया था मॉडर्न कर्नाटका एरिया को। गिरनार इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड स्थानेश्वर या थानेश्वर जो है वो अभी का जो हरियाणा वाला जो रीजन है, सरस्वती रिवर के टाइम का जो उसके आसपास का रीजन है, उसको थानेश्वर बोलते थे। तो दैट इज़ इन हरियाणा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। आई नो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आ गए हैं, बहुत सारे डेटा आ गया है, बट आप रिवाइज करते रहिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इतने रिवीजन के बाद जहाँ चीज़ें छूट रही हों, अगर पॉसिबल है तो एक बार उनको कहीं लिख लीजिएगा, लिखने से जल्दी याद होगा आपको। एंड इफ़ नॉट पॉसिबल देन कीप लिसनिंग और कीप रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स, सो इट विल बी इन योर दिस काइंड ऑफ होता है ना, एक मसल मेमोरी में आ जाती हैं बार बार जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको क्लिक करेगा उस टाइम पे, और यू कैन एटलीस्ट एलिमिनेट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिविजन। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे वो अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर। जो मेजर डिनेस्टीज़ थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं। अपने एंशियंट इंडिया की जो मेजर डिनेस्टीज़ थी वो हमने क्रोनोलॉजिकली इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट इसमें जो एंशियंट इंडिया में जो हमारा चैप्टर होगा वो आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया पर होगा, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। ओके, so this is all about Gupta and post Gupta period, so keep revising, see you in the next chapter.